उमेश पाल अपहरण केस में आ जाएगा फैसला, ये बड़ी खबर है। जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं, ये इस वक्त की अपडेट है। जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल सुनाएंगे फैसला और फैसले का वक्त आप जान लीजिए, आज दोपहर 12:30 बजे मामले में फैसला संभव है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि उमेश पाल अपहरण केस में जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं और दिनेश चंद्र शुक्ल सुनाएंगे इस पूरे ही मामले में अपना फैसला। दोपहर 12:30 बजे मामले में फैसला आने की उम्मीद है। तो आज बड़ा दिन, उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आने वाला है। कोर्ट में पेश होंगे अतीक अहमद, भाई अशरफ और फरहान। तीनों की पेशी होनी है। तीनों ही अलग अलग वैन से नैनी सेंट्रल जेल से ले जाए जाएंगे कोर्ट परिसर। और खबर ये इस वक्त मिल रही है, जो जज हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल, वो एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं, ये इस वक्त की अपडेट है। और जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल सुनाएंगे इस पूरे ही मामले में अपना फैसला। दोपहर 12:30 बजे फैसला आने की उम्मीद है। संभव है कि फैसला 12:30 बजे तक आ जाएगा। तो अतीक अशरफ के गुनाहों का आज इंसाफ होना है। गुनाहों पर आज पूरा ही सवाल जवाब उनसे किया जाएगा और इस पर फैसला भी सुना दिया जाएगा। इंतजार हो रहा है 12:30 बजने का, उसके बाद फिर जज फैसला सुनाना शुरू कर देंगे। मोइन मेरे साथी लगातार मौके से जुड़े हुए हैं, कोर्ट परिसर के बाहर उनकी मौजूदगी। और मोइन देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो जज हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल, वो एमपी एमएलए कोर्ट इस वक्त पहुंच चुके हैं। मोइन जी बिल्कुल, अब से 7 से 8 मिनट पहले स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज हैं, जिन्हें दोपहर 12:30 बजे के करीब अपना फैसला सुनाना है, वो कोर्ट परिसर पहुंच चुके हैं और इस रास्ते से वो कोर्ट के अंदर गए हैं। पुलिस की 2 वैन उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए ले गई हैं। पुलिस की गाड़ियां बाहर रुक गई हैं और जो एमपी एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल हैं, उनकी जो गाड़ी थी वो अंदर तक गई है। दरअसल उमेश पाल की जब हत्या हुई थी, तो हत्या के बाद जो उनके अपहरण का मुकदमा चल रहा था, तो उस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, चाहे वो जज रहे हों चाहे वकील रहे हों, उन सभी की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई थी। किसी की सुरक्षा 2 गुनी, किसी की 3 गुना तक बढ़ाई गई थी। क्योंकि आज फैसले की घड़ी है, बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल, जिन्हें ये फैसला सुनाना है, उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट के बीच लाया गया है। और सुबह 9:52 के आसपास जो है उन्होंने कोर्ट में एंट्री की है, इस गेट से एंट्री की हुई है। और लेकिन जो फैसला है, फैसला दोपहर 12:30 बजे के करीब सुनाया जाएगा। पहले इस फैसले का वक्त सुबह 11 बजे मुकर्रर किया गया था, लेकिन बाद में उसमें तब्दीली की गई और दोपहर 12:30 बजे का वक्त तय किया गया है। तो दोपहर 12:30 बजे के बीच के करीब जो अतीक अहमद है, माफिया है, उसका छोटा भाई अशरफ है और तीसरा आरोपी फरहान है, इन जिसे चित्रकूट से लाया गया था, उन तीनों को पुलिस की सुरक्षा इंतजामों के बीच यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ 7 अन्य आरोपी हैं, जिसमें अतीक अहमद का वकील खान सौलत हनीफ भी शामिल है। 7 आरोपी अन्य यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया हम आपको समझा देते हैं कि सबसे पहले पुकार होती है, जो भी सारे आरोपी होते हैं उनकी अटेंडेंस लगती है और अटेंडेंस लगने के बाद जो भी आरोपी होंगे उन सबको, जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का कोर्ट रूम में कटघरा बना होगा, उस कटघरे में सबको, सभी आरोपियों को खड़े होना होगा। यानी अतीक और अशरफ भी जो है उसी कटघरे में खड़े होंगे और उसके बाद जो जज हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे। फैसला सबसे पहले ये सुनाया जाएगा कि किस किस आरोपी को दोषी करार दिया गया और किन किन धाराओं में दोषी करार दिया गया है और किन किन आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है, यानी आरोपों से बरी कर दिया गया है। और जिन व्यक्तियों को, जिन आरोपियों को दोषी करार दिया जाएगा, उसके बाद उनकी सजा पर बहस होती है। अभियोजन पक्ष के जो वकील हैं वो बहस करते हैं, वो हमेशा मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग करते हैं और दूसरी फिर आरोपियों की तरफ से दलील दी जाएगी और आरोपी पक्ष हमेशा जो है वो कोर्ट से इस बात की गुहार लगाता है कि कम से कम सजा दी जाए। तो इस पूरे मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और पूरी प्रक्रिया होने में जो है उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। यानी दोपहर 12:30 बजे के करीब जो है वो फैसला सुनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो सुनाई जाएगी, शुरू होगी और उसके बाद दोपहर 3 से 3:30 बजे के आसपास फाइनल वर्डिक्ट आएगा। यानी अगर किसी को दोषी करार दिया गया है तो उन्हें किस धाराओं में दोषी करार दिया गया है और किस धारा में उसे कितनी सजा
सजा सुनाई गई है ये दोपहर 3 बजे के आसपास ही साफ हो पाएगा। इस वक्त हम कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। जो पूरा जो कचहरी का ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ेगी और कैसे कैसे फैसला सुनाया जाएगा, ये पूरी बात आप बता रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, आपका रुख मैं फिर करूंगी। देखिए 7 गाड़ियों के काफिले से जाएंगे अतीक और अशरफ, ये जानकारी है। दोनों को अलग अलग प्रिजन वैन में बिठाया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। दोपहर 12:30 बजे उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट का फैसला आने वाला है और ये जानकारी है अतीक और अशरफ से जुड़ी हुई। 7 गाड़ियों के काफिले से उनको ले जाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। जिस वैन से ले जाया जाएगा उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसका जायजा भी लिया है, वो आपको दिखाते हैं। अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और एक अन्य आरोपी फरहान को जिस वैन से ले जाया जाएगा वो वैन यहां पर पहुंच चुकी है। जेल, नैनी जेल के बाहर वो वैन पहुंच चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि वैन में किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। ये वैन है, ये दरवाज़ा है यहां पर। डबल लॉक, देखिए एक दरवाजा जिससे चढ़ेंगे और ये दूसरा दरवाजा है जिससे अंदर जाएंगे और अंदर जाकर यहाँ पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और तीसरा आरोपी फरहान। हालांकि ये कहा जा रहा है कि तीनों को अलग अलग ले जाया जाएगा। और ये देखिए इस वैन में ये पड़े हुए हैं, ये सूट हैं जिस तरह से गोलियों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ इसको बोला जाता है। ये सारे बुलेट प्रूफ सूट हैं जो ऊपर जैकेट है ऊपर पहन ली जाती है। इसके अलावा हेलमेट हैं, जो गार्ड्स हैं, तमाम सुरक्षा के साधन हैं पुलिसकर्मियों के लिए, बॉडी प्रोटेक्टर हैं ये। इस वैन में देखिए पूरी तरफ से चारों तरफ से कवर है। ड्राइवर का जो हिस्सा है सेक्शन वो आगे ड्राइवर है और ऊपर वहाँ पर ड्राइवर बैठता है। और ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा है इस वैन में, खास सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिससे अंदर गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। एक लाइट लगी हुई है, जो लाइट जब अंधेरा होता है तो ये लाइटें जला दी जाती हैं जिससे रोशनी हो और रोशनी से जो बंदी है, कैदी है, उस पर नज़र रखी जा सके। अंधेरे में कोई ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे कुछ गड़बड़ हो सके, कोई गड़बड़ कर सके, तो ये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यहाँ नज़र रखी जाती है। इस खास वैन में बैठने के लिए कम से कम 8 लोग इधर बैठते हैं और 8 लोग इस तरफ बैठते हैं। और जो बंदी है वो उसको अमूमन किनारे एकदम इस सटा से ड्राइवर की तरफ बैठाया जाता है। ड्राइवर की तरफ बैठे रहने से जो ये एरिया है पूरा कवर कर दिया जाता है, प्रोटेक्टिव होता है और किसी भी तरह से बंदी यहाँ से बाहर नहीं आ सकता है। बाहर आने के लिए उसको कम से कम 15 से 16 पुलिसकर्मियों से जूझना पड़ेगा जो यहाँ भीतर बैठे रहते हैं। और उसके अलावा यहाँ अगर वो किसी भी तरह से बाहर इस दरवाजे से इस गेट को खोल के, जो ये गेट है, इस गेट को खोल के अगर किसी तरह से बाहर भी निकलता है, कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो 2 असॉल्ट राइफल से लैस पुलिसकर्मी होते हैं वो यहाँ बैठेंगे और उनसे निपटना पड़ेगा। उसके बाद ये दूसरा जो डबल लॉक है, ये दूसरा दरवाज़ा यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। ये इतना हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है। ये वैन है जो पुलिस की ज़बरदस्त और पूरी तरह से ये वैन जो इसके मैं आपको बता दूं कि ये जो चादर है, ये चादर, ये जिस तरह की चादर है उस पर गोलियों का भी असर नहीं होता है। पूरी ठोस चादर है, अगर गोलियां चलेंगी तो इस चादर पर भी असर नहीं होगा। बाहर की दुनिया से कोई रूबरू ना हो सके, इसके लिए ये पर्दे लगाए गए हैं कि बाहर की दुनिया से कोई भी रूबरू ना हो सके। और ये पर्दे के अंदर आप ये जालियां देख रहे हैं, जिस तरह की जालियां हैं, अगर कोई पर्दे खोलना भी चाहे तो वो अंदर से नहीं खोल सकता है क्योंकि ये जालियां लगी हुई हैं। जालियां लगी होने की वजह से ये पर्दे अंदर से नहीं खोले जा सकते, ये बाहर से ही खोले जा सकते हैं या बंद किए जा सकते हैं। इन पर्दों को कसने के लिए ये देखिए ये पट्टे लगे हुए हैं इन पर्दों को कसने के लिए और इस तरह से कस दिया जाता है ताकि पर्दे किसी भी तरह से तेज़ हवा हो या आंधी चले तो ये पर्दे किसी भी तरह से बंद ना हो। और ये ड्राइवर यहाँ पर, और ड्राइवर के साथ ही आगे जो असॉल्ट राइफल हैं, जो स्वचालित अत्याधुनिक असलहे हैं, उनसे लैस पुलिसकर्मी बैठते हैं। यानी इस वैन को भेदना, इस वैन को दौड़ देना, इसको किसी भी तरह से इससे निकल कर भागना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ऐसी 3 वैन बता रहे हैं कि ऐसी 3 वैन यहाँ लगाई गई हैं जिसमें अलग अलग अतीक, अशरफ और फरहान को नैनी जेल से सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा। उसी तरह की दूसरी वैन वो खड़ी हुई है जो सामने है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम है जिस तरह से जो वैन, पहली वैन दिखाई। हालांकि पहली वैन छोटी थी लेकिन
ये दूसरी वैन काफ़ी बड़ी है और इसको वज्र भी कहा जाता है, वज्र वाहन। ये वैन काफ़ी बड़ी वैन है और इस वैन में भी सीसीटीवी कैमरे उसी तरह से लगे हुए हैं। ड्राइवर का चूँकि ये हाईटेक है, थोड़ा सा अत्याधुनिक है, बड़ी है, इसमें स्पेस ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं और जो बैठने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या है वो भी ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें आ सकते हैं। अमूमन ये होता है कि जब ज़्यादा संख्या में अपराधियों को, कैदियों को, बंदियों को ले जाया जाता है तो ज़्यादा संख्या में इस वैन में बैठाते हैं। जब कई वैन में कई पुलिसकर्मी आ सकते हैं और बहुत सारे कैदी और बंदी आ सकते हैं, तो इस वैन का भी नज़ारा हम आपको भीतर से एक नज़ारा दिखा देते हैं कि कैसे अंदर यहाँ पर इस वैन में उसी तरह से, बस वो वैन छोटी थी और ये वैन बड़ी है। देखिए ये वैन खासकर सिर्फ जो पकड़ने के लिए अगर खड़े होने की जगह है तो पकड़ने के लिए इस तरह से ये रॉड भी लगी हुई है। और ये देखिए इस वैन में यहाँ पर जैसे पिछली वैन में हमने दिखाया सीसीटीवी कैमरा लगा था, यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। इस वैन की सबसे खास बात जो आपको बता दें वो ये है कि इस वैन में कई कैमरे लगे हुए हैं। एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर है और एक सीसीटीवी कैमरा ये लगा हुआ है जिससे पूरी जो इस वैन में लोग बैठे हुए हैं उन पर नज़र रखी जाती है। और बैठने के लिए भी जो कुशनिंग है वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अतीक इसी तरह की एक वैन से कल आया था। और ये जो आप कुशनिंग देख रहे हैं ये काफ़ी सॉलिड है, इसमें बैठने में तकलीफ भी नहीं होती है। 24 घंटे का सफ़र तय करके अतीक जब आया था तो इसी तरह की एक वैन में आया था। इस कुशनिंग में 24 घंटे बैठे रहने से उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पुलिसकर्मी भी बैठे रहते हैं। और ये पीछे टेक लेने के लिए भी खास बात यह है कि टेक लेने के लिए कुशनिंग है, तो इस वैन में बैठने की सुविधाएं ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, बेहतर हैं। उसी तरह से जालियाँ भी लगी हुई हैं और जालियों के जो पर्दे हैं जो कल ढके हुए हम देख रहे थे वो बाहर से पर्दे लगाए गए हैं। जालियों से अगर कोई चाहे तो भी वो पर्दा उठा नहीं सकता है, उसको अगर पर्दा खोलना होगा तो वो बाहर से ही खोलेगा, अंदर से किसी भी तरह से पर्दे खोले या बंद नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसी वैन ले आई गई हैं यहाँ पर प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के बाहर ले आई गई हैं। इन वैन से ही अतीक, अशरफ और फरहान को कोर्ट ले जाया जाएगा। सजा होने के बाद तीनों को इन्हीं वैन से वापस यहाँ पर नैनी सेंट्रल जेल लाया जाएगा। और ये हाईटेक वैन है, इस तरह की 3 वैन यहाँ पर खड़ी हुई हैं। कैमरा से विराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, नैनी सेंट्रल जेल, प्रयागराज। तो मेरे साथी विवेक त्रिपाठी की पूरी रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से इसी वैन में ले जाया जाएगा अतीक, अशरफ और फरहान को, ये पूरी जानकारी उन्होंने दी। और हाईटेक सुविधाओं से लैस किस तरीके से ये वैन है इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से आपको बताया। उसी वैन की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग प्रिजन वैन में अतीक को, अशरफ को और फरहान को ले जाया जाएगा यहाँ से सीधे कोर्ट परिसर। परिवार नहीं जाएगा कोर्ट, उमेश पाल का परिवार कोर्ट नहीं जाएगा। बड़ी खबर है, उमेश पाल की पत्नी जया पाल कोर्ट नहीं जाएंगी, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। उमेश पाल का भांजा एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचेगा, ये खबर है, लेकिन उमेश पाल की मां और पत्नी कोर्ट परिसर नहीं जाएंगे, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। उमेश पाल का परिवार कोर्ट में मौजूद नहीं होगा जब इस केस में फैसला सामने आएगा। और नवीन हमारे साथ इसी पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, आज जया पाल को लेकर के जानकारी ये मिल रही है कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे जब फैसला सामने आएगा। उमेश पाल का भांजा हो सकता है एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचेगा उस वक्त जब फैसला सुनाया जा रहा होगा। नवीन जी बिल्कुल, जो अभी भी बातें निकल के सामने आई है उस बातों में ये बात पता चली है कि परिवार की तरफ से कोई भी कोर्ट में नहीं मौजूद होगा। उमेश पाल का भांजा हालांकि कोर्ट के लिए निकल चुके हैं और कोर्ट में मौजूदगी उमेश पाल के भांजे की होगी। लेकिन हम इस वक्त देखिए उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं और उमेश पाल की पत्नी इस कमरे में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर हमारी मौजूदगी होगी, लेकिन इस कमरे में उमेश पाल की पत्नी मौजूद है। और सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त देखने को मिली है। तमाम सुरक्षा के जवान मुस्तैद हैं सुरक्षा में, क्योंकि जिस तरह का मामला है और सुरक्षा का बड़ा हवाला परिवार की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि अतीक अहमद के डर से परिवार में खौफ मौजूद है। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, चाहे घर के बाहर हो, चाहे उमेश पाल की पत्नी अंदर मौजूद हो और घर के बाहर जिस तरह से सुरक्षा लगी हुई है। इसके साथ ही पत्नी का साफ साफ ये कहना है कि जिस तरह से कोर्ट में आज फैसला आएगा तो उन फैसले का इंतजार काफ़ी दिनों से पत्नी से लगा है, परिवार के सभी सदस्यों से था। लेकिन फैसले जो आने हैं उस फैसले का इंतजार उनको था और फैसला ये आवे कोर्ट से कि फैसले में अतीक अहमद को कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाए, अन्यथा कोई भी फैसला मानने को तैयार कोर्ट नहीं है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से भी ये गुहार सर परिवार के लोग लगा रहे हैं कि जिस तरह का खौफ है अतीक का, उस अतीक के खौफ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्रवाई किए हैं उस कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए उस पर और कार्रवाई करें। लिहाजा कोर्ट परिवार द्वारा
सरकार से ये मांग की जा रही है कि अतीक के जो दहशत है उस दहशत को किसी भी हाल में कम किया जाए। इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था तमाम घर पे आप मौजूद हैं, चाहे मीडिया का जमावड़ा हो, भारी संख्या में मीडिया के जमावड़ा भी मौजूद है। उमेश पाल धारा मैंने बता तो दिया, धारा 147, 148, 149, 323, 341, 342, 364, 120 भी 504, 506 वो 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। आप किसी क्राइम में सर अधिकतम सजाएं जरा क्या होंगी ये बताते चले लोग। देखिए सजा के प्रश्न पर मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह माननीय न्यायालय को निर्णय करना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज वो निर्णय करेंगे, निर्णय के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। धाराएं लगी हैं ऐसी जो इसमें गंभीर धारा है वो 364 है। 364A में आजीवन कारावास व मृत्युदंड तक की सजा है। और इसमें सर कितना समय लगा है, आप कब से इस मामले में जुड़े हुए? इस केस के वकील को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि सबसे गंभीर जो धारा है वो 364A है। इसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, लेकिन अभी वो सजा को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वो न्यायालय का फैसला होगा, जो भी सजा को लेकर वहां से फैसला आएगा। हलचल लगातार बढ़ रही है। जो इस केस से जुड़े हुए वकील हैं वो भी कोर्ट परिसर लगातार पहुंच रहे हैं। इससे पहले जज साहब जो फैसला सुनाने वाले हैं वो कोर्ट परिसर पहुंच चुके हैं, उसकी जानकारी हमने आपको दी। और हलचल हर जगह, देखिए नैनी सेंट्रल जेल में भी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की हुई है, और साथ ही कोर्ट परिसर के बाहर भी आप देख पा रहे हैं, वहां की भी आपको लगातार हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। तीनों को अलग अलग वैन से ले जाया जाएगा नैनी सेंट्रल जेल से सीधे कोर्ट। अतीक को अलग प्रिजन वैन में ले जाया जाएगा, अशरफ को लेकर भी और फरहान को लेकर भी ये जानकारी है कि तीनों को अलग अलग वैन में बैठा करके कोर्ट परिसर पहुंचाया जाएगा। और वक्त है दोपहर 12:30 बजे, जब इस केस में फैसला आने वाला है। एक तरफ उमेश पाल का परिवार ये बार बार कह रहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, और इंतजार हो रहा है 12:30 बजने का। उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आज आने वाला है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हलचल लगातार बढ़ती जा रही है कोर्ट के बाहर भी और साथ ही नैनी सेंट्रल जेल में भी। सीधे नवीन का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी उमेश पाल के परिवार के साथ में इस वक्त मौजूद हैं। नवीन, उमेश पाल की पत्नी से इस वक्त बातचीत कर लीजिए, और वो कोर्ट परिसर नहीं जाएंगे ये जानकारी मिल रही है। नवीन, बंधु कम मेरे घर मेरे शुभचिंतक बहुत है, वो मेरा अच्छा बुरा समझ रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, और मैं उन्हीं के द्वारा ही जान पाऊंगी कि हाँ क्या न्यायमूर्ति जी ने क्या फैसला दिया। आप लोग, आप और आपकी माताजी कोर्ट में नहीं मौजूद हुई? मेरी अम्मा, मेरी सास जो है, मेरी अम्मा वो पहुंचने में असमर्थ है, वो चलने लायक नहीं है, और मैं इस भीड़ का साजिश का शिकार बनूं ये मैं चाह भी नहीं रही हूं। और मैं बैठे बैठे यहीं बैठे अपने मोबाइल या टीवी से सिर्फ न्यायमूर्ति जी का न्याय सुनने के लिए बैठी हूं कि वो मेरे हित में ही न्याय दे। क्यों नहीं परिवार जा रहा है? आप क्यों नहीं पहुंच रही हैं? क्या वजह है? दहशत है? क्या वजह है? बिल्कुल है, बिना दहशत के ही मेरे आदमी को इस तरह से कर दिया। आज उसके लड़के ने ही किया, आतंक किया। कल को हो सकता है कि मैं कोर्ट जाऊं तो वो तो न्यायमूर्ति जी के साथ खड़े हैं, वो तो कह दे कि मैंने नहीं किया है, अपने गुर्गों से करवा ले, या उसकी औरत ही आ जाए। भाई नकाब पोश है, हम लोग तो पूरा खुले रहते हैं कि कौन कहीं ना कहीं देखिए डर बताया जा रहा है इनके द्वारा कि जिस तरह का अतीक का डर है, दहशत है, उस डर की वजह से परिवार कोर्ट जाने में अक्षम महसूस कर रहा है। क्या क्यों वजह है? सरकार द्वारा तमाम तरह की फोर्स लगाई गई है, तो आपको किस बात का डर है? देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो आप सामने से दिखता है कि आदमी सामने से वार करता है, ये तो पीछे से वार करते हैं। इनकी औरत भी बुर्के में रहती है, क्या पता कि बुर्के में कौन है, आदमी है कि औरत है। किसी ये सारी मोहन्नम जितनी हैं सारे बुर्के में रहती हैं। हम लोग हिंदुओं की औरतें सब लोग खुले रहती हैं, कभी सबका चेहरा दिखता, कभी शाइस्ता परवीन का चेहरा दिख पाया। अब बहुत ढूंढते हुए तो किसी ने चेहरा दिखाया नहीं, तो शाइस्ता परवीन गंगा जी किसी ने आज तक किसी ने बता दे कि शाइस्ता परवीन या जैनब या उनकी बहनों का चेहरा सामने आया हो। आज मेरे सामने तो मेरे घर के सारे सदस्य सबका चेहरा सामने दिखेगा, लेकिन उनकी औरतों का या उनकी बहनों का किसी का चेहरा दिखा, किसी का चेहरा नहीं दिखा। तो ये किसी के ये पर्दे के पीछे भेड़िया जो है ना, ये किसी का भी आतंक कर सकते। हो सकता है कि मैं जाऊं तो मेरा ही एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।